नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज अपन पार्ट बी शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट बी में आप लोगों को पढ़ना है पशुपालन, ठीक है। यानी अब आप जिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो, पशु परिचर की जो भर्ती है उसके लिए तैयारी कर रहे हो, पार्ट बी भी एक बहुत अहम रोल रखता है। और आप लोगों को पार्ट बी पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ समझते हुए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पेड क्लास की तरह, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ पेड क्लास से बेहतर तरीके से आप लोगों को यहाँ से क्लासेस देने वाले हैं। हमारा जो जितना एफर्ट है हम सारा करेंगे। ये क्लासेस जो है आपको अपने मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और इस क्षेत्र में, क्योंकि इनका सब्जेक्ट भी रहा हुआ है और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, और इनकी इच्छा भी थी नरेंद्र सिंह जी की कि अगर मैं ये जो है पार्ट बच्चों को पूरा करवा दूंगा। मैंने कहा आपका स्वागत है और बच्चे भी आप लोगों का स्वागत करेंगे। लेकिन एक बात कह दूं कि मतलब स्टार्ट में क्या टावरा जोश ज्यादा चढ़ी जाए, स्टार्ट में एक दो क्लास में ये देखने भी आ जावे क्या कड़ो पड़ा है। ये जोश यदि कायम रहेगा, जिसका जोश बरकरार रहेगा वो सिलेक्शन की दौड़ में बना रहेगा। आप लोगों का जोश ठंडा पड़ गया तो ये मानकर चलना कि आप लोग धीरे धीरे जो है सने सने सम्मानजनक हार की तरफ बढ़ रहे हो। और आपको सम्मानजनक हार से कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपको जीत ही लेनी है। तो अपने क्या है, आज की ये पहली क्लास है। क्लास का जो टाइमिंग है वो आप लोगों के 12 बजे ही रहने वाला है, ठीक है। क्लास की टाइमिंग है वो दोपहर 12 बजे रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 12 बजे नहीं देखी किसी ने, अच्छा आवाज नहीं आ रही होगी ना, माइक नीचे रख दिया होगा। तो क्लास की जो टाइमिंग है आप लोगों की वो 12 बजे ही रहने वाली है। और 12 बजे मान लीजिए क्लास नहीं देख पाए कोई, तो क्या करना है, कोई बात नहीं, क्लास अपलोड ही रहेगी। प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग जो है कभी भी जो है देख लेना। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर देखना, ये मैं कहना चाहूंगा। 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं देखी ना तो फिर हो सकता है कि आप धीरे धीरे पिछड़ते चले जाओ। क्लास के पार्ट बी के अपने जो टाइमिंग दिन रखे हैं वो मंगलवार से शनिवार रखे हैं, ठीक है। मंगलवार से शनिवार इसी यूट्यूब चैनल पे। अब टेक्निकल टीम को ये मैसेज मत करना गुरुजी हमें आपका कोर्स खरीदना है, कैसे खरीदें। नहीं, हम जो है क्लासेस बेचते ही नहीं है, सेल नहीं करते हैं। आप लोगों के सभी के लिए यूट्यूब पर ही उपलब्ध है। मर्जी पड़ा देख लियो, नहीं मर्जी पड़ा तो कटी पेड कोर्स में भी आप एनरोल हो सको, या कोई पेड कोर्स कराते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, वो सुविधा दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि खर्चे आते हैं इसमें, बिल्कुल वो भी उनका स्टैंड है, वो सही है। लेकिन हम जो है हमारी एक सोच के साथ चले हैं तो ये कर रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र सिंह जी आगे पधारो। तो नरसा आप लोगों को ये क्लास देंगे, मैं इनको हैंड ओवर कर रहा हूं ये क्लास। और आप लोगों का उत्साह, स्नेह, प्रेम, सहयोग जो भी है वो सब कुछ बना रहना चाहिए। और जितने विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी तक ये सूचना पहुंचा देना कि पार्ट बी की क्लासेस शुरू हो चुकी है, जो लगभग 1-1.5 माह में अपन इसको कवर कर लेंगे। और फिर जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोगों को हम करवाने वाले हैं, ठीक है। वो कैसे होंगे वो बताऊंगा मैं जब 5 लाख हो जाएंगे अपने सब्सक्राइबर, तब आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इस चीज को अपन करेंगे इम्प्लीमेंट। लेकिन जो है ये मानकर चलो कि आप लोगों के लिए अच्छी रणनीति के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो अब ये क्लास नरसा को हैंड ओवर कर दी है मैंने, ठीक है। लो आनंद पढ़ने का। साथियों, स्वागत है आप सबका गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। देखिए, पशु परिसर जो है वो राजस्थान की इस वक्त की सबसे बड़ी विज्ञप्ति है। तो जिसका भी अब तक चयन नहीं हुआ है वो इस वैकेंसी के ऊपर फोकस रखिए। आपका 100% चयन हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ये विज्ञप्ति है। और सिलेबस भी जो है उसका अच्छा है, मतलब जिसको कोई भी कवर कर सकता है, क्योंकि इसमें मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, सिर्फ आपको जीके पढ़ना है, जो आप हर कंपटीशन में पढ़ते हो वो पढ़ना है। इसके अलावा आपको बी पार्ट के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो एनिमल हस्बेंड्री है वो आपको पढ़ना है, जिसे पशुपालन बोलते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे साथियों आज से पार्ट बी, जिसके 45 क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। जो एग्रीकल्चर क्षेत्र से है, यानी कि जिसके 11th-12th में जिसने एग्रीकल्चर पढ़ी हुई है या पढ़ रहा है, तो उन्होंने तो क्या, देखो एग्रीकल्चर के अंदर 3 सब्जेक्ट होती है। 3 सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है? वो सब्जेक्ट होती है साथियों, एक तो होती है एग्रोनॉमी, जिसे बोलते हैं सस्य विज्ञान। क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्रोनॉमी। एक तो होती है ये पढ़नी पड़ती है आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए और एग्रीकल्चर के अंदर। दूसरी इसमें सब्जेक्ट होती है उद्यान विज्ञान, जिसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। और तीसरी जो सब्जेक्ट होती है जिसे अपन बोलते हैं साथियों पशुपालन। और यही अपने इस
पशु परिसर के अंदर पूछा जाएगा। पशुपालन व दुग्ध विज्ञान या डेयरी विज्ञान आप कह सकते हो, दुग्ध विज्ञान, दुग्ध कहो या दूध कहो एक ही बात है, एनिमल हस्बेंड्री साइंस। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एजी एग्रीकल्चर साइंस, कृषि जो विज्ञान के छात्र हैं उन्होंने ये पढ़ी होगी। जो सुपरवाइजर की तैयारी करते हैं अपन, उसमें आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पशुपालन पढ़ना है, क्योंकि इसी के अंदर से आपको 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो पढ़ा हूँ वो आप पढ़ लेना। इसके अलावा बुक जो है सर की, गौरव सिंह जी की जो बुक है वो अभी रिलीज हो चुकी है, बहुत ही अच्छा उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। मैंने देखी है बुक, बहुत ही अच्छी तरह से उसमें लिखा गया है, एनसीईआरटी बुक का भी उसमें समावेश किया गया है, वो सब उसमें है, उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इसके अलावा भी हमारे जीजीडी प्लेटफॉर्म के अंदर दोनों जो पार्ट है ए और बी, दोनों की टेस्ट सीरीज दी हुई है। क्या दी हुई है? टेस्ट सीरीज। जिसने ज्वाइन की है उनको पता होगा, और नहीं किए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल 100 रुपए के अंदर अंदर सारी टेस्ट सीरीज होगी, लगभग इतनी है, ठीक है। देख लेना उसका कंटेंट आप, और दूसरे जिसने कोई जो 2000 3000 1000 रुपए में भी खरीदते हो उसमें भी देख लेना कि किसमें मैटर कैसा है, वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर ये टेस्ट सीरीज, ये क्लास है जीजीडी प्लेटफॉर्म की, और ये जो बुक है हो सकता है आपने दूसरी भी खरीदी हो, लेकिन आप एक बार जो है बुक स्टॉल के ऊपर या दोनों 2-3 दोस्त जिसने ये खरीदी हो उनसे आप राय लेना, कंटेंट देख लेना, आपको अच्छा लगेगा बिल्कुल, क्योंकि ऑथेंटिक बुक का उसमें समावेश किया गया है। यहाँ पे जो है अपन ऑडियो विजुअल जो बोलते हैं कि इसमें चित्र भी अपन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैटर अपन तैयार करते हैं उसमें अपन चित्र जो है उसको सेट कर सकते हैं स्लाइड के अंदर। लेकिन बुक जो होती है वो क्या कि ज़्यादा बड़ी नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं उसमें कि जो इमेजेस जो होती है उसका लिमिटेड यूज करते हैं, ताकि बुक ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। बुक देखी होगी आपने, कम से कम इतनी मोटी है वो, उसमें इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट है, अगर उसमें चित्र डाल देते तो वो इतनी मोटी हो जाती। तो चित्र का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हमने वो चित्र जो है प्लेटफॉर्म के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो यहां से आप देख लेना। बाकी बुक के अंदर जो है आपको लगभग मैं ये मान के चलता हूँ 90% से ऊपर आपको बी पार्ट के क्वेश्चन और ए पार्ट के क्वेश्चन आपको आराम से वहां पे मिल जाएंगे, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर बुक जो है वो छापी गई है। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्लास। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साथियों नस्ल। क्या पढ़ेंगे? नस्ल। और जो भी नस्ल आपको पूछी जाएगी, इधर इधर इधर, ये सबसे लास्ट इरेज करना है किसको? हाँ तो ऐसे घुमा दो इसको, स्लाइड कर दो बस। ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहला अपन पढ़ेंगे नस्ल, और नस्ल के जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा बनेंगे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर से मतलब यहाँ पर पशुपालन से लगभग इनसे प्रश्न बनेंगे 5 से 6 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नस्लें हैं सबसे पहले है गाय, उसके बाद है भैंस, उसके बाद में है अपनी भेड़, उसके बाद में है अपनी बकरी, और उसके बाद में कभी कभी पूछ लेते हैं ऊंट, और मुर्गी। मुर्गी आप बोलोगे कि सर ये पशु में कैसे है, तो जब भी पशु गणना होती है तो मुर्गियों की गणना उसमें की जाती है। और जो 11th-12th की बुक किसी ने पढ़ी होगी, 2009-10 की मैंने पढ़ी थी उस समय, बुक मेरे पास अभी भी है, उसमें भी ये पशुपालन के अंदर दे रखा है। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। जेड के एग्जाम देख लेना, ICAR के एग्जाम जो होते हैं एग्रीकल्चर के पशुपालन से, उसमें ये मुर्गी पालन से क्वेश्चन बनते हैं। बाकायदा नस्लों के अंदर ही ये प्रश्न बनता है, तो इसको भी आपको पशु की श्रेणी में रखना है। ठीक है, इनमें से आपको प्रश्न तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हैं, तो लगभग अगर एक एक प्रश्न भी सबसे बना तो 6 प्रश्न कहीं नहीं गए, तो 45 में से आपको 6 तो यहीं से मिल जाएंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा वो इसकी डिजीज का रहेगा, बीमारी जो है पशु की जो बीमारी है उनका सबसे बड़ा वो टॉपिक रहेगा। क्यों? ये बीमारी के अंदर जो प्रश्न बनेगा उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहां पर भी क्या है, ये सबसे पहले आपको जीवाणु जनित बीमारी पढ़नी है। ये आपको उतारना नहीं है, ये सिर्फ बेसिक के लिए, अभी क्लास जो है वो आगे से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आपको सिलेबस के लिए आपको रूबरू करने के लिए किस प्रकार से प्रश्न आएगा, कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट प्रश्न कहाँ से सबसे ज्यादा बनने के चांसेस है। तो जीवाणु जनित जो है एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, फिर इसके बाद विषाणु जनित भी दिया हुआ है उसमें। उसके बाद में अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ है प्रोटोजोआ,
प्रोटोजोआ। इसके अलावा कुछ मौसमी बीमारियां जो है उसमें से भी प्रश्न बन सकता है। तो ये डिजीज जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये 2 टॉपिक है, ये आपके 10 प्रश्न कवर करेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे टॉपिक हैं, चारे की फसलें, पशुपालन जो है, दुग्ध पालन है, दुग्ध का है, खीस है, वो सब इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे। देखिए गाय अपन जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गाय। तो सबसे पहला जो काम अपने को करना है, गाय इंग्लिश में काऊ बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नाम आपको याद रखना है। गाय अपने को पता है, काऊ अपने को पता है, बचपन से स्कूल में अपन ने पढ़ा है। इंपॉर्टेंट क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं, जूलॉजिकल नाम बोल सकते हैं, वैज्ञानिक नाम। तो गाय का वैज्ञानिक जो नाम है वो है साथियों, बी इंडिकस भी लिखा हुआ होता है। इस बी का मतलब होता है साथियों बॉस, इसे बॉस भी बोल सकते हैं, ठीक है, बॉस इंडिकस। ये जो देसी जो नस्ल होती है, कौन सी नस्लें? देसी। देसी से यहाँ पे मतलब है देश से बना है, देसी, अपने भारत देश की जो गाय है उनको अपन बोलते हैं बॉस इंडिकस, या शॉर्ट में जो 11th 12th की जो बुक है एग्रीकल्चर की उसमें ये बी करके पॉइंट लिया हुआ है, बी इंडिकस लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। इसके अलावा एक नाम है इसका बॉस टार्कस या टार्टस लिखा हुआ, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। टार्कस भी दिया हुआ है, टार्टस भी दिया हुआ है। तो ये वाला जो नाम है ये इसका है विदेशी नाम, यानी कि ऐसी गाय की नस्लें जो भारत से दूर विदेशों में पाई जाती है, जैसे कि जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ये जो कुछ गाय हैं इनका जो बॉटनिकल नाम है वो है बॉस टार्कस, और जो इंडिया की जो देसी नस्ल है उसका है बी इंडिकस। ज़्यादा फोकस अपना देसी पे करना है क्योंकि सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है भारत में पाई जाने वाली देसी गाय की नस्लें। एक बार इनको भी देखना है क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादा फोकस अपना इसके ऊपर रखना है, सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर इसके बाद भैंस जो होती है जिसे इंग्लिश में बफेलो बोलते हैं, ये सबको पता है। इसका भी बॉटनिकल नाम आपको ध्यान रखना है। इसका बॉटनिकल नाम है साथियों बुबेलस बुबेलिस। इसका देसी विदेशी सबका एक ही नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है। सब प्रश्न इनके ऊपर ही है। देखिए इसका ये नाम, फिर अपन पढ़ेंगे इसकी नस्लें, नस्लों के प्रश्न, फिर कौन सी गाय कितना दूध देती है, किस गाय में कौन सी डिजीज होती है, कौन सी बीमारी होती है, कौन सी गाय किसके लिए प्रसिद्ध है, दूध देने वाली गाय कौन सी है, बोझा ढोने वाली गाय कौन सी है। दूध और बोझा दोनों के लिए काम, जिसे दूध काजी बोलते हैं, बाइलिंगुअल जो होता है दोनों तरह के काम करती है, वो वाली गाय कौन सी होती है। इसके अलावा कौन सी गाय किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, कौन से जिले में कौन सी गाय पाई जाती है, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो सब कुछ अपना पशु के रिलेटेड है, इसीलिए ये पशुपालन के अंदर शामिल है। तो बुबेलस बुबेलिस भैंस का बॉटनिकल नाम है, ये अपन आगे और पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आपको बेसिक जानकारी के लिए ये लिखा हुआ है। इसके बाद आता है साथियों बकरी। यहाँ पे लिख दीजिए आप एक बार भेड़। भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, या जिसे अपन बोल सकते हैं जूलॉजिकल नाम है साथियों इसका ओविज एरिज। ओविज एरिज, ये भेड़ का बॉटनिकल नाम है। फिर अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि भेड़ के बारे में कौन कौन सी डिजीज है वो सब अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है साथियों एक ऊंट। कैमेलस डोमेस्टेरियस। कैमेलस देखिए कैमल से बना है, किससे बना है? कैमल से बना है। जो कैमल जो इंग्लिश में वर्ड है उससे ही ये बना है कैमेलस। इसलिए ऊंट का जो बॉटनिकल नाम है या जिसे वैज्ञानिक नाम बोलते हैं कैमेलस डोमेस्टेरियस। गाय का है बी इंडिकस या बॉस टार्सस टार्कस। भैंस का है बुबेलस बुबेलिस। भेड़ का है ओविज एरिज। तो ये थे इनके बॉटनिकल नेम, जिनसे कभी कभी जो है प्रश्न बन सकता है। अब अपन स्टार्ट करेंगे इसकी फर्स्ट क्लास। नस्लें पढ़ेंगे, नस्लों के लगभग 3-4 पार्ट होंगे क्योंकि गाय की है, फिर भेड़ की है, बकरी की है,
गाय की है, ऊंट की है, मुर्गियों की भी है, तो सब एक क्लास में पॉसिबल नहीं है। अपन स्टार्ट करेंगे साथियों गाय से। किससे स्टार्ट करेंगे? पहले जो क्लास होगी वो अपने गाय से होगी। देखिए गाय की प्रमुख नस्लें। देखिए राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन जो ब्यूरो है ये कहां पर है? ये है साथियों हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर ये स्थित है। इनके अकॉर्डिंग जो भारतीय गायों की जो नस्लें बताई है वो 40 बताइए। कितनी बताइए? 40। और आपको ये याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अपने जो सिलेबस है उसमें दे रखा है कि भारतीय गायों की नस्लें, ठीक है। विदेशी को भी पढ़ना है लेकिन प्राथमिकता अपने को देशी जो भारत के अंदर जो गाय पाई जाती है उनको देना है, और उसमें भी सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी है जो राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो वो अपन पढ़ेंगे तब राजस्थान की गायों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। फिर इंडिया की गाय और विदेशी गाय को अपन मोटे रूप से देखेंगे, क्योंकि अपना जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय देश के अंदर पाई जाने वाली देसी गाय की नस्लें, भैंस की नस्लें। तो ये जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो जो है ये कहाँ पर स्थित है? करनाल के अंदर। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर। कितनी नस्लें हैं? इन्होंने भारतीय गाय की नस्लें बताई है 40। कितनी है? 40। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा कि गायों को जो है उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3। सबसे पहले होता है दुधारू नस्लें। दुधारू नाम से ही पता है, गाय की वे नस्लें जो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं उन्हें कहते हैं दुधारू नस्लें। दूसरी होती है साथियों द्विकाजी नस्लें, बाइलैंग्वेज, जो 2 तरीके से काम आती है। 2 तरीके से कौन से? एक तो दूध तो देगी ही, गाय है तो एक तो दूध के लिए, दूसरा कौन सा काम होगा? खेतों पे क्या काम आता है? बोझा ढोने के लिए या भार वहन करने के लिए। तो भार के लिए भी काम आती है, भार उठाने में, इसके अलावा दूध देने में भी। जैसे बैल होता है, अरे गाय हुई तो बैल भी होगा, तो बैल से अपन भार वहन करने का काम करते हैं। उसी तरह से तीसरी होती है भारवाही। तो दुधारू नस्लें जो सिर्फ दूध देने के काम आती है, दूध के उद्देश्य से पाली जाती हैं। फिर द्विकाजी जिससे दूध भी प्राप्त होता है और बोझा ढोने के भी वो काम में ली जाती हैं। फिर है भारवाही नस्लें जो केवल बोझा ढोने के लिए या भार वहन करने के लिए पाली जाती हैं। देखिए दुधारू जो नस्लें हैं उसमें जो इंपोर्टेंट जो नस्लें हैं वो है साथियों साहिवाल, गिर, सिंधी, राठी, देवली एटसेट्रा आदि, ठीक है। देवली भी है, एक देवनी नस्ल और है इसमें देवनी, वो अपन आगे देखेंगे। द्विकाजी जो दोनों के लिए पाली जाती है, दूध के लिए और भार वहन करने के लिए। उसमें जो इंपोर्टेंट रहेगी वो थार पारकर, कांकरेज, हरियाणवी, अंगोल, सांचोरी, एक अंगोरा और है, ठीक है। खरगोश की भी किस्म है अंगोरा, वो अलग है। अंगोल, सांचोरी, मेवाती, डांगी, देवली, पंगानूर, सीरी, निमाड़ी, गावलाव, कृष्णाधारी, ये जो है गाय की द्विकाजी नस्लें हैं जो दोनों उद्देश्य से पाली जाती है। इनसे दूध भी प्राप्त होता है और बोझा ढोने के भी ये काम में ली जाती है। ये है भारवाही जो सामान ढोने के काम आती है, भार को वहन करती है। नागौरी, नागौरी आपने सुना होगा, नागौरी जो बैल है वो राजस्थान के सबसे ज्यादा बोझा ढोने के काम आते हैं। ये राजस्थान जीके में भी प्रश्न बनता है, क्योंकि पशुपालन जो है वो जीके में भी तो दिए हुए है। पशुओं के मेले कहाँ लगते हैं, इंपोर्टेंट छोटे छोटे जो फैक्ट है वो पशुपालन के आपको जीके के अंदर भी पढ़ते हैं, कृषि एवं पशुपालन के अंदर। तो नागौरी बैल है ये प्रसिद्ध है बोझा ढोने के लिए। फिर मालवी, अमृत महल, हल्लीकर, गंगायम, पवार, बरगुर, गंगा तीरी, खेरीगढ़, बेचूर आदि। ये बरगुर है, कहीं कहीं पे इसका नाम बेरगुर भी लिखता है, ठीक है। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, बरगुर कहो या बेरगुर कहो एक ही बात है। तो ये थी साथियों भारवाही नस्लें। अब अपन इनको देखेंगे कि दुधारू नस्लें कौन, ये जो है साहिवाल है, गीर है, राठी है, सिंधी है, देवली है। इनका अपन विस्तार से जो है वो डिस्कशन करेंगे। फिर द्विकाजी को पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे भारवाही 1 by 1। देखिए ये शीशा की जगह पे आप, सीमा की जगह पे आपको शीशा करना पड़ेगा। सीमा गिरा, सीमा कभी नहीं गिर सकता, नहीं गिर सकता ना, सीमा थोड़ी गिरेगा, सीमा जो खड़ी है दीवार वो गिर सकती है। तो ये शीशा है। अब मैंने याद करने के लिए लिखा है कि शीशा गिरा देव, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देव शीशा गिरा, ऐसे भी लिख सकते हो, गिरा शीशा देव। तो अपने को याद करना, अपना काम क्या है, अपना काम निकालना है, चाहे याद कैसे भी हो। आपको सब याद हो जाए थ्योरिकल तो वैसे पढ़ना है,
ट्रिक जो होती है वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए काम आती है। तो अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके सब मिक्स हो जाता है। एग्जाम के टाइम में क्या होता है, अब गाय की वैसे अपने सिलेबस में तो कम है, लेकिन अगर टोटल नस्लें पढ़ने बैठ जाए ना यहाँ पे, तो कम से कम 500-600 नस्लें हो जाए, सब गाय की और भैंसों की निकाले। तो अब इतनी नस्लें कौन पढ़ेगा? अब इतनी डिटेल में पढ़े 100 नस्लें सबकी, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि गाय की कौन सी है और भैंस की कौन सी है। तो इसीलिए ये अपन ट्रिक बनाते हैं। और इस बुक जो है अपनी च्यवन प्रकाशन की, उसमें ट्रिक दे रखी है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए सीसा, इससे याद रखना आपको सिंधी। क्या नाम है? सिंधी। ये जो सा है ये इंपॉर्टेंट है, साहिवाल। क्या है? साहिवाल। इसका दूध सबसे मीठा होता है, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, दूध मीठा क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है, वो अपन दूध पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। दूध मीठा होता है कैरोटीन के कारण होता है। और गाय का जो दूध होता है वो पीला रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है, कैरोटीन की वजह से पीला होता है। और भैंस का जो दूध होगा वो सफेद होगा। कैसा होगा? एकदम व्हाइट होगा। और दोनों दूध को रखोगे ना, तो एक में हल्का सा आपको येलो पीलापन दिखाई देगा, हल्का सा, एकदम पूरा येलो नहीं होता, हल्का सा पीलापन होगा उसमें, तो समझ जाना वो गाय का दूध है। घी में भी वही है, भैंस का थोड़ा सफेद होता है और गाय का होता है उसमें हल्का सा पीलापन होता है। तो ये सबसे ज्यादा साहिवाल जो नस्ल है, इसका दूध जो है सबसे मीठा होता है। उसके बाद ये घी से याद रखना है आपको, घी से याद रखना है आपको गिर। क्या याद रखना है? गिर। गिर ये इंपॉर्टेंट है। र से याद रखना है राठी, कामधेनु भी बोलते हैं। और देव से याद रखना देवनी, देवली भी बोलते हैं इसको, देवनी नाम भी बोल सकते हैं। तो ये जो नस्ल है ये सब कौन सी है? दुधारू गाय की नस्लें हैं जो दूध के उद्देश्य से पाली जाती है। तो सीसा, गिरा, देव, या गिरा सीसा ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपने तो याद रखना है। सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और देवनी, ये थी गाय की नस्लें जो दूध उत्पादन के लिए पाली जाती हैं। ये जो ट्रिक है, पहले अपन ट्रिक देख लेते हैं। तीनों जो गाय थी, दुधारू, द्विकाजी और भारवाही, इनकी ट्रिक फिर अपन इनको 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में भी पढ़ेंगे इनको। ये द्विकाजी जो नस्ल है, द्विकाजी जिनका उद्देश्य क्या है? दूध प्लस बार, जैसे बोझा ढोने के काम में भी इसे लिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्विकाजी। नाम से ही पता चल रहा है, द्वि यानी दो, काजी यानी कार्य। देव से याद रखना है देवनी या देवली बोलते हैं इसे। हरि से याद रखना है हरियाणवी। क्या है? हरियाणवी। कृष्ण से याद रखना है कृष्णा घाटी। सीरी, ये से याद रखना सांछोरी। कौन सी है? सांछोरी। वहां पे भी एक आया था, देख लेना इसी नाम से। वहां पे था सिंधी, था क्या था? सिंधी, वो दूध के लिए पाली जाती है। और इससे याद रखना है सीरी, सांछोरी। इससे याद रखना है आपको कांकरेज, ये इंपॉर्टेंट रहेगी कांकरेज। थार से याद रखना थार पारकर, थार पारकर, ये मरुस्थल में पाई जाती है थार के अंदर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है थार पारकर। गांव से याद रखना है गावलाव, गावलाव या गाव लाभ। ठीक है। मे से याद रखना है मेवाती। कोल से याद रखना अंगुल। क्या है? अंगुल। नीम से याद रखना नीमाड़ी। एक ध्यान रखना, आप कंफ्यूजन यही होता है, एक सोनाड़ी और है, ये बकरी की नस्ल है। सोनाड़ी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। इसको बाद में देखेंगे जब बकरी पढ़ेंगे। अपने को याद रखना है निमाड़ी। डा से याद रखना है डांगी। क्या याद रखना है? डांगी।
तो ये जो नस्लें हैं वो सारी हैं द्विकाजी नस्लें। इससे पहले अपन ने पढ़ी दुधारू नस्लें। अब अपन एक बार ट्रिक देख लेते हैं किसकी, जो भारवाही, जो भार उठाने के लिए या बोझा ढोने के लिए काम में ली जाती हैं। ये देखिए भारवाही नस्लें। देखिए भारवाही जो नस्ल है साथियों, इसमें ध्यान रखना कि ये जो ट्रिक है वो भारवाही नस्लों के लिए आती है। एक मैंने आपको इससे पहले बताया था राठी, क्या बताया था, राठी। ये द्विकाजी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी बुक के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको दोनों नहीं मिलेंगे, या तो आपको दुधारू मिले तो वो कर देना ऑप्शन में दूध उत्पादन के लिए, अगर ये नहीं मिले तो द्विकाजी कर देना, ठीक है। द्विकाजी के रूप में भी इसका काम, अभी इसका प्रयोग हो रहा है वर्तमान में, ये अपने बुक में भी दिया हुआ है, ये सही आपको मान सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने ट्रिक बताई थी वो मैंने उसको पढ़ा नहीं था, आप उसको एक बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। देखिए अगली जब क्लास लेंगे उसमें अपन आराम से पढ़ेंगे, ताकि आपको जब मैं 2 बार पढ़ूंगा ना ट्रिक को तो आपको दिमाग में बैठ जाएगी कि हाँ ऐसे याद रखना है। देखिए नगर में हल्ला, गंगा अमृत, खैरागढ़ के पवार, बेगुर को आप बेघर बोल सकते हैं, क्या बेघर, जो घर से चला गया, घर से निकाल दिया। तो नगर में हल्ला हुआ गंगा अमृत के लिए, खैरगढ़ के जो पवार थे वो बेघर हो गए, क्या हो गए, बेघर, घर से निकल गए, वो सब निकाल दिया उनको। तो नगर से आपको याद रखना है नागौरी, क्या याद रखना है, नागौरी। अपन ने पढ़ा था भारवाही में नागौरी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नागौरी जो बैल है वो बोझा ढोने के लिए है, राजस्थान में और नहीं पूरे भारत में, यहाँ तक कि एशिया में भी इनका नाम है। सबसे ज्यादा बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध जो बैल है वो नागौरी है। वहां पे आपने पढ़ा था मेवाती, ये हो जाएगा मालवी, क्या हो जाएगा, मालवी। अल्लाह से हो जाएगा साथियों अल्लाह कर या अल्ली कर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कहीं पे अल्लाह कर मिलेगा, अल्ली कर। गंगा से हो जाएगा गंगा तीरी, क्या हो जाएगा, गंगा तीरी। अमृत से हो जाएगा अमृत महल, क्या हो जाएगा, अमृत महल। अमृत, तो अमृत के पीछे महल लगाना है और गंगा के पीछे तीरी, गंगा तीरी। कि नगर में हल्ला हुआ, क्या हुआ, कि गंगा अमृत का हल्ला हुआ और खैरगढ़ के जो पवार थे वो बेघर हो गए। बेघुर की जगह आप इसको बेघर भी पढ़ सकते हो, अपने को याद रखना है। खैरागढ़ से याद रखना है खैरागढ़ी, क्या हो जाएगा, खैरागढ़ का गढ़ी करना है बस, और कुछ नहीं करना है। कंगायम, थोड़ा सा अजीब नाम है, कंगायम, पवार से पवार ही रखना है, ठीक है। तो देखिए ये जो बे है इससे बेचूर, क्या है, बे से बेचूर, और ये पीछे जो गुर है उससे याद रखना है हमने को, पीछे गुर लगाना है, बरगुर, क्या हो जाएगा, बरगुर। तो नगर में हल्ला गंगा अमृत का हुआ, जो खैरागढ़ के जो पवार थे वो बेघर हो गए, ठीक है। यहाँ पे बेघुर है लेकिन मैं इसको इजी वे में बेघर पढ़ रहा हूँ। तो नगर से क्या हो जाएगा, नागौरी। मे से मालवी, हल्ला से हल्लीकर, गंगा से गंगा तीरी, अमृत से अमृत महल, खैरागढ़ से खैरागढ़ी, के से कंगायम, पवार से पवार, और बेगुर के अंदर ध्यान रखना बे से हो जाएगा बेचूर और गुर से हो जाएगा बरगुर। ये थी साथियों भारवाही नस्लें। देखिए अब अपन पढ़ेंगे साथियों जो दुधारू नस्लें थी। सबसे पहले 3 भागों में बांटा, दुधारू, द्विकाजी और भारवाही। तो पहले जो है दुधारू के अंदर गिर गाय, कौन सी है, गिर, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो इमेज है, ये मैटर जो है ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, अपने जो बुक है उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पे इमेज नहीं होगी। ग्राफिक्स क्या होता है कि इसके लिए स्पेस चाहिए और रंगीन पेज भी है। तो रंगीन पेज जो है बुक के अंदर इतनी बड़ी जो है करवाना थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और इतना लेंथी भी हो जाती है बुक। वैसे भी अपनी बुक बहुत बड़ी है, लेकिन इमोजी डालना उसमें थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसीलिए सर ने बोला कि अपन इमेज वहाँ नहीं डाल सकते, तो क्या होगा क्लास के अंदर जो है अपन डाल देंगे। तो ये इमेज से क्या आप लोग को दिमाग में एक छवि बैठ जाएगी कि हाँ इससे इस प्रकार की ये जो नस्ल है वो ऐसी दिखती है। ये उसका फ्रंट है और ये साइड से है। देखिए गिर गाय, तो ये इसका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति मतलब ओरिजिन, जहाँ से वो
सबसे पहले वहां से ये गाय उत्पन्न हुई है। उत्पन्न बोल सकते हैं, उत्पत्ति स्थान तो काठियावाड़ गुजरात। कहां पर है? काठियावाड़ गुजरात के अंदर। वितरण, वितरण का उत्पत्ति स्थान और वितरण में ये डिफरेंट है। उत्पत्ति का मतलब जहां से कोई चीज पैदा होती है, जैसे अपन जहां पैदा होते हैं वो अपना उत्पत्ति स्थान, और वितरण जहां जहां पे अपन धीरे धीरे जाके रहने लग जाते हैं तो वो अपना वितरण। तो वहां पे ये पैदा हुई और वहां से इसको अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया, तो अब वहां पे भी ये पाई जाती है। सबसे ज्यादा देखिए अजमेर, कैकड़ी, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सलूम्बर आदि, और जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे जो नए जो डिस्ट्रिक्ट बनाए गए उनके आधार पर इसको अलग कर दिया है। आपने जो 12th की बुक देखी होगी, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे, NCERT की जो बुक है, कौन सी? NCERT 2009-10 की बुक देखना आप, उसमें जो है ये वैसा का वैसा दे रखा है, लेकिन उसमें जो डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, अजमेर दे रखा है, चित्तौड़ दे रखा है, उदयपुर दे रखा है, बाकी वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गए, तो इसको आपने इसमें ऐड किया अलग से। इसकी विशेषता है, ये जो नस्ल है इसमें कौन कौन सी विशेषताएं जो है ऐसी पाई जाती है जिसकी वजह से ये प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, गिर इंपोर्टेंट रहेगी। देखिए इसका जो रंग होता है वो लाल और सफेद होता है। कैसा होता है? लाल और सफेद। इसमें हल्की सी वाइटनेस होती है और पूरा कलर कैसा होता है? लाल होता है, जैसा आपको इमेज में नजर आ रहा है, जिस पर काले, कथई व सफेद धब्बे होते हैं। लाल रंग की होती है, हल्की सी वाइटनेस ली हुई होती है, उसके ऊपर जो है लाल रंग के, काले रंग के और कथई रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कान, इसके जो कान होते हैं वो लंबे होते हैं और लटके हुए होते हैं। कैसे होते हैं? कान होते हैं साथियों, देखिए लंबे होते हैं और ऐसे इस प्रकार से लटके होते हैं, जहां पे आपको इमेज में दिख रहा होगा। कान होते हैं और थोड़े से लंबे होते हैं। आप अब तक तो क्या है, गायों को देखते हो सब एक जैसी दिखती है, लेकिन जब ये पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं उसमें। सिर होता है वो चौड़ा होता है और उभरा हुआ होता है। इनका जो सिर होता है, जो ललाट होता है वो चौड़ा होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। यहाँ से देखिए, इसको ललाट भी बोलते हैं। चौड़ा होता है और उभरा हुआ है, और हल्का सा ऐसे बार होता है। उभरे हुआ का मतलब क्या होता है? बार की तरफ। और उसकी उपयोगिता, ये क्या काम आती है? देखिए दूध उत्पादन जो है इनका, कितना दूध देती है ये, तो 1500 से लेकर 1800 लीटर जो है ये दूध देती है। ब्यात का मतलब है प्रति ब्यात, एक बार जब ये ब्याती है, जब बछड़े को जन्म देती है, तो ये कुल 1500 से लेकर 1800 लीटर के बीच में जो है ये दूध देती है। ये एवरेज निकाला हुआ है, ठीक है ना, इतना ये दूध देती है। इसके दूध के अंदर जो वसा होती है, क्या होती है? वसा, वो 4.5% होती है। कितनी होती है? 4.5%। और दूध का जो मूल्य होता है वो वसा से ही निर्धारित किया जाता है। अगर वसा ज्यादा है तो दूध का जो मूल्य है वो धीरे धीरे बढ़ता है, वसा कम है तो उसका मूल्य भी कम। इसीलिए देख लेना आप, भैंस का जो दूध है वो कॉस्टली होगा गाय के दूध से, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वसा ज्यादा होती है। लेकिन घी आप देख लेना उल्टा होता है, गाय का दूध वो घी होता है वो महंगा मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। इसीलिए गाय का जो अपन ज़्यादातर यूज भैंस का दूध और भैंस का घी लेते हैं, लेकिन दूध जो होता है वो गाय का हल्का सा पतला होता है, आप देखना उसको, और भैंस का जाड़ा होता है। वो वसा के कारण ही होता है कि वो थोड़ा जाड़ा होता है और ये पतला होता है, तो वसा के कारण ही दूध का मूल्य निर्धारित होता है। देसी गायों में सबसे लंबा दूध उत्पादन, सबसे लंबा से मतलब क्या है? सबसे लंबा दूध उत्पादन से मतलब है कि मान लो साल में 365 दिन है ना, उसमें से ये देखिए 325 दिन दूध देती है, लगभग पूरे साल दूध देती है। 40 दिन कम है, खाली 1 महीना 1.5 महीना मान सकते हैं कि कम है, 1.5 महीने तो कम है, पूरे साल ये दूध देती है। इसीलिए इसको दूध उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज्यादा पाला जाता है। 325 दिन दूध देती है ये, और टोटल जो दूध उत्पादन होगा वो 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात होगा। इसका जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन का केंद्र का मतलब है जहाँ पे इसके प्रजनन का कार्य किया जाता है, इनके नए नए जो बछड़े होते हैं उनके ऊपर अनुसंधान और नए नए जो नस्ल पैदा की जाती है, इसका प्रजनन का कार्य किया जाता है साथियों डग झालावाड़ के अंदर और रामसर अजमेर, रामसर अजमेर के अंदर। गिर के पीछे भी र है, इस प्रकार से याद रखते तो रामसर के पीछे भी र है, तो रामसर अजमेर के अंदर और डग झालावाड़ के अंदर इसकी जो है प्रजनन केंद्र स्थापित है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये थी पहली गिर गाय की नस्ल, जिसकी विशेषता क्या होती है? देखिए सबसे पहले तो ये मेवाड़ के जो जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़, सलूम्बर, उसमें पाई जाती है। फिर अजमेर के पास देखिए, अजमेर में केकड़ी और ब्यावर, ये सब अजमेर वाला क्षेत्र। और इसके अलावा ये
अजमेर, केकड़ी, ब्यावर अजमेर के पास और मेवाड़ के अंदर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका जो रंग होता है वो लाल होता है और सफ़ेद होता है, जिसके ऊपर काले और कत्थई रंग के क्या होते हैं, धब्बे होते हैं। और दूध उत्पादन इसका 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात होता है, यानी एक बार ब्याने के बाद ये 1500 से लेकर 1800 लीटर तक दूध देती है। सबसे लंबा दूध काल, सबसे लंबा दूध काल किसके अंदर, देसी गायों में। तो कौन सी गाय की नस्ल है जिसका दूध उत्पादन सबसे लंबा है, तो वो है गिर का। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लगभग 325 दिन इसका दूध का उत्पादन रहता है एक साल के अंदर। प्रजनन के अंदर डग झालावाड़ के अंदर और रामसर अजमेर। अब ये इतना सारा आपको याद करना, फिर दूसरी नस्ल उसको भी याद करना। तो कल जब अपन क्लास लेंगे तो इसको एक बार रिवाइज करेंगे 5 मिनट के अंदर। इनकी एक ट्रिक मैंने बना रखी है, आपको बता दूंगा कैसे याद रखना है। इन सबको एक लाइन में याद कर लेंगे और ऐसे याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। सॉरी, ये ट्रिक्स साथ में ही है, ठीक है। तो वहां पे आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करना देख लीजिए। ये अच्छा हो गया, मैंने सर को बोला था मैंने ऐड कर लेना, मैंने सोचा कि उन्होंने नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने कर रखी है, तो अपना काम भी आसान हो गया। 4.5 वर्ष से याद रखना। 4.5% वसा है। ये क्या है, वसा, वसा है। ये क्या है, वसा। साढ़े 5% इसकी अंदर वसा पाई जाती है। लंबा से याद रखना है। कान, कान होता है लंबा, और इसका जो सर या जो सिर होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। ललाट बाहर की तरफ होता है, ऐसे ललाट उसका बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। लाल सफेद रंग, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल और सफेद। या तो ये लाल रंग की होगी या सफेद रंग की होगी, जिसके ऊपर कभी कभी ब्लैक और आपको कथई रंग के धब्बे मिल जाएंगे। देखिए अभी ऊंचा से याद रखना है आपको। अ से याद रखना है अजमेर, क्या याद रखना है, अजमेर। बी से याद रखना है आपको भीलवाड़ा। ऊ से याद रखना है आपको उदयपुर, और इससे याद रखना है आपको चित्तौड़। तो ये जिले हैं। इसके अलावा देख लीजिए अजमेर के साथ में केकड़ी डाल देना आप यहाँ पर, और अपन ने पढ़ा था ब्यावर, ठीक है। और उदयपुर से अलग होकर यहाँ पर डाल सकते हैं सलूम्बर। तो अभी ऊंचा से याद रखना अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ जिलों में ये पाई जाती है। काठी से याद रखना है आपको काठियावाड़। क्या है, काठियावाड़। इसका उत्पत्ति स्थान है जो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, गुजरात के अंदर ये पड़ता है काठियावाड़, इसका उत्पत्ति स्थान। और 15 से 18, ये 15 से 18 क्या है, तो इसको याद रखना है आपको कि 15 के पीछे डबल जीरो लगाना है और 18 के पीछे भी डबल जीरो, यानी कि 1500 से लेकर 1800 लीटर तक ये दूध देती है। क्या देती है, दूध। और कब देती है, प्रति ब्यात। एक बार बच्चे को जन्म देने के बाद एक बार जब ये ब्याती है तो लगभग 1500 से लेकर 1800 लीटर तक ये दूध देती है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। जितना वो अपन ने पढ़ा वो सब एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। 4.5 वर्ष का लंबा चौड़ा लाल सफेद रंग का अभी ऊंचा काठी से। देखिए 4.5 वर्ष का एक लड़का था जिसका नाम था अभी, तो वो कैसा था, लंबा चौड़ा था, लाल सफेद रंग का दिखता था, एकदम लाल सफेद गोरा। अभी उसका नाम था, ऊंचा था, कद काठी से कैसा था, ऊंचा था। और 15 से 18 तक, जब वो 15 से 18 साल की एज तक था, सॉरी 15 से 18 तक, तो 4.5 साल का बच्चा था, कैसा था, लंबा चौड़ा लाल सफेद रंग का दिखता था। नाम उसका रख लेना अभी, और ऊंची उसकी काठी थी 15 से 18 तक। यहाँ तक आपको याद रखना है। 4.5 वर्ष से याद रखना है। 4.5% इसमें वसा होती है जो दूध का मूल्य निर्धारित करती है। लंबा, इसके कान लंबे होते हैं। चौड़ा से सिर जो होता है, इसका सर होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है। लाल सफेद इसका रंग होता है। अभी ऊंचा, इसके जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़। काठी से याद रखना काठियावाड़। 15 से 18 यानी 1500 से लेकर 1800 तक इसका जो दूध उत्पादन रहता है प्रति ब्यात।
और साल में पूछे तो आपको याद रखना 325 दिन, 325 दिन। ये थे साथियों अपनी गिर गाय। अब है साथियों राठी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वो अपनी दुधारू नस्लें रहेगी, ध्यान रखना। राठी गाय, राठी गाय जो है वो साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंधी जो है, जिसे रेड सिंधी भी कहा जाता है, इन तीनों का इसको संकर माना जाता है। मतलब हाइब्रिड जो नई नई नस्लें जो पैदा की जाती है, जैसे घोड़ा होता है, गधा होता है, उन दोनों के बीच से, दोनों के प्रजनन से क्या हो गया? खच्चर। उसी तरह जब नई नई जो नस्लें अनुसंधान केंद्रों पर बनाई जाती हैं, वो इस प्रकार अलग अलग दो अच्छी जो प्रजातियां होती है उनको मिलाकर नई संकर किस्में जो है वो उत्पन्न की जाती है। तो इन तीनों का ही जो उत्पन्न इसको राठी को माना जाता है। साहिवाल, थारपारकर और लाल सिंधी या रेड सिंधी भी आपको नाम देखने को मिल सकता है। ये इसकी पिक है, देखिए इमेज राठी गाय की। उत्पत्ति स्थान, इसका ओरिजिन जो क्षेत्र है वो है राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र। और पश्चिमी क्षेत्र आते आपको पता चल जाएगा थार का मरुस्थल के जो एरिया है, जैसलमेर, ठीक है, ये वाला बेल्ट जो लिखा हुआ देखिए वितरण, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और अनूपगढ़। 12th की एनसीईआरटी की जो बुक है वो पुरानी मैंने पढ़ी थी, उसमें गंगानगर दे रखा, अनूपगढ़ नया जुड़ा है, इसीलिए इसमें अपडेट कर दिया गया है। और बुक की जो है उसमें भी ये अपडेटेड आपको मिलेगा। तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और अनूपगढ़ जो है ये जिले हैं जहाँ पे इसका वितरण यानी कि ये पाई जाती है। इसका उत्पत्ति स्थान राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है और इसका वितरण जो है वो भी राजस्थान के लगभग पश्चिमी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर के अंदर और अनूपगढ़ और गंगानगर के अंदर ये पाई जाती है। इसकी विशेषता देखिए, इसका जो रंग होता है वो हल्का सफ़ेद होता है, जिसे अपन बोलते हैं हल्का सा ऑफ वाइट होता है, एकदम पूरी वाइट नहीं होती, ऑफ वाइट टाइप में इसका कलर होता है। और कभी कभी इसका हल्के लाल रंग की भी ये दिखाई देती है। तो अगर ये वाइट कलर का दिया हुआ है तो हल्का वाइट होगा, बिल्कुल ऑफ वाइट। और रेड, कभी कभी ये रेड भी आपको दिखेगी, वहाँ पे भी एकदम हल्का सा रेड आपको दिखेगा, जिसमें इस प्रकार से मिलेगा कि सफ़ेद और लाल जो है दोनों मिक्स है, लाल प्लस सफ़ेद। बिल्कुल ना तो ये लाल दिखेगी, ना ही आपको बिल्कुल सफ़ेद मिलेगी, ऑफ वाइट जिसको बोलते हैं वैसे दिखेगी। और काले और लाल रंग के इसके धब्बे पाए जाते हैं। इस प्रकार के इसमें काले धब्बे जो दिए हुए हैं, इस प्रकार के इसमें जो है धब्बे पाए जाते हैं। इसकी उपयोगिता देखिए, इसका जो दूध उत्पादन है वो है 1200 से लेकर 1500 लीटर। इससे पहले अपन ने पढ़ा था गिर, जिसका कितना था? 1500 से लेकर 1800 तक था, 1500 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्यात। जो देसी नस्ल थी उसमें सर्वाधिक था 325 दिन, और इसका है 1200 से लेकर 1500 लीटर प्रति ब्यात। इसमें जो वसा है वो है 4 से 5%, और इससे पहले जो गिर पड़ा था उसमें कितनी थी? 4.5%, और इसमें है 4 से लेकर 5% इसमें वसा पाई जाती है। देख लेना, इससे बाद जब अपन भैंस पढ़ेंगे ना, उसमें जो वसा होगी वो लगभग सब में 7-8 ऐसी होगी, 8-9-7, क्योंकि गाय का जो दूध होता है उसमें वसा होती है, कम होती है, इसीलिए हल्का सा पतला होता है। और भैंस का जो दूध होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, इसलिए क्योंकि उसमें वसा की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु। और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो है साथी नौहर। नौहर कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। और गिर का कहाँ पे था? गिर का था डग झालावाड़ और रामसर अजमेर। तो इसका है नौहर, हनुमानगढ़ के प्रजनन केंद्र है। इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। और ये जो राठी गाय की नस्ल है ये अपन दुधारू में पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये द्विकाजी नस्ल है, ठीक है ना? दोनों में ये काम आ जाएगी। कैसी है? द्विकाजी। द्विकाजी से मतलब दूध उत्पादन के लिए भी इसको पाला जाता है, और भार ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए भी इसको, कृषि कार्यों के लिए आप बोल सकते हैं कि कृषि कार्यों के लिए भी इसे पाला जाता है। देखिए राठी गाय, इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। हल्का लाल सफेद से याद रखना है कि इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? इसका जो रंग होता है वो हल्का लाल होता है या फिर हल्का सफेद होता है। हल्का लाल या हल्का सफेद जो है वो इसका कलर होता है। मरुस्थल से याद रखना है कि ये मरुस्थल जो जिले हैं, राजस्थान का जो मरुस्थल वाला बेल्ट है वहां पर ये पाई जाती है।
श्री से याद रख जाए श्री गंगानगर, और बीका से याद रखना है बीकानेर, क्या हो जाएगा बीकानेर, और जी से याद रखना है जैसलमेर, कैसा है जैसलमेर। एक आपको याद रख देना यहाँ पर अनूपगढ़। तो ये हो गए इनके जिले जहां पर ये पाई जाती हैं। तो उत्पत्ति स्थान पूछे तो राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान का पश्चिमी, मरुस्थल कहाँ पर है राजस्थान में, थार का पश्चिमी। तो पश्चिमी जो मरुस्थल है वो इसका उत्पत्ति स्थान और वही इसका वितरण भी वहीं पे पाई जाती है, यानी कि गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर में ये पाई जाती है। 4 से 5 वर्ष से याद रखना है आपको कि 4 से लेकर 5% जो है इसमें वर्ष से याद रखना है वसा इसमें पाई जाती है, जिसे अपन फैट बोलते हैं। 1200 से लेकर 1500 लीटर जो है ये दूध देती है। क्या देती है? दूध। कब देती है? प्रति ब्यात। एक बार जब ये ब्याती है तो ये एक ब्यात के अंदर लगभग 1200 से लेकर 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। धन से याद रखना है सॉरी कामधेनु। क्या है? कामधेनु। तो ये आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि हल्के लाल सफेद मरुस्थल में श्री बीकाजी 4-5 वर्ष में 1200 से 1500 धन कमा लेते थे। तो देखिए एक मरुस्थल था जिसका रंग था हल्का सफेद, उसमें श्री बीकाजी थे, एक व्यक्ति का नाम है श्री बीकाजी। वो 4-5 वर्ष वहां रहते थे और 1200 से 1500 धन कमा लेते थे। मतलब हल्का सफेद मरुस्थल था, श्री बीकाजी वहां जाते थे, 4-5 वर्ष रह करके 1200 से 1500 धन कमा कर वहां से ले आते थे। तो ये ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। हल्का सफेद इसका रंग होता है, पश्चिमी मरुस्थल इसका उत्पत्ति स्थान है, ये जिले हैं जहाँ पे ये इसका वितरण पाया जाता है, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान। 4 से 5% इसमें वसा होती है, फैट होती है, 1200 से लेकर 1500 लीटर ये प्रति ब्यात दूध देती है। और धन से इसको याद रखना, इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कौन सी देसी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है? तो वो है साथियों गिर। यहाँ पे राठी नहीं होगा। और ये द्विकाजी नस्ल है। कैसी है? द्विकाजी। देखिए साहिवाल, कौन सी है? साहिवाल। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था कि गाय, जितनी भी गाय हैं जो देसी गाय हैं, उसमें सबसे मीठा जो दूध होता है वो साहिवाल गाय का होता है। तो सबसे मीठा दूध किसका होता है? साहिवाल का। सबसे ज्यादा देसी नस्ल की गाय जिसका दूध काल सबसे लंबा होता है तो कौन सी थी? गिर। और राजस्थान की कामधेनु राठी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने। इसका उत्पत्ति स्थान ओरिजिन मोंटगोमरी। मोंटगोमरी वर्तमान में कहां पर है साथियों? पाकिस्तान के अंदर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अन्य नाम देखिए, इसको मुल्तानी बोलते हैं, लोला बोलते हैं, मोंटगोमरी, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में पाई जाती है मोंटगोमरी में पाई जाती है, इसलिए मोंटगोमरी उसके उत्पत्ति स्थान के नाम पर इसे मोंटगोमरी, और मुल्तान के अंदर पाई जाती है इसलिए मुल्तानी, और लोला भी इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है। लोला एक्चुअल में एक शब्द होता है लोला। ये जो शब्द है ये थोड़ा सा आपका अजीब है। ये तो मुल्तान से बना है, मुल्तानी। ये मोंटगोमरी जो क्षेत्र है उससे नाम पड़ा मोंटगोमरी। लोला से मतलब होता है साथियों ऐसी गाय जिसकी चमड़ी जो होती है गले के पास वो लंबी रहती है, जिसे गल कंबल बोलते हैं। ये वाली जो चमड़ी होती है ना साथियों, इसे बोलते हैं गल कंबल। क्या बोलते हैं? गल कंबल। तो ये लटकी इस प्रकार से लटकी हुई रहती है। देखिए बाकी जितनी भी गाय थे उनका गल कंबल इतना लटका हुआ नहीं था। इसे ही वहां पे स्थानीय भाषाओं में साथियों लोला बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लोला। देखिए इसका जो वितरण है, ये उत्पत्ति स्थान, ये इसके अन्य नाम, और ये इसका वितरण जहां ये पाई जाती है वो है पंजाब, गंगानगर और अनूपगढ़। गंगानगर, अनूपगढ़ पंजाब के पास में पड़ते हैं, इसीलिए उस एरिया में ये पाई जाती हैं। इसकी विशेषता है, सबसे पहले इसका रंग देख लीजिए, हल्का व गहरा लाल। इसका कलर हमेशा लाल ही देखने को आपको मिलता है ज्यादातर। किसी किसी में हल्का लाल होगा तो किसी किसी में गहरा लाल होगा, लेकिन रेडिश होती है, लाल कलर की ये गाय होती है। भारी भरकम गल कंबल देख लीजिए, इसका जो गल कंबल है वो बहुत भारी होता है, इसीलिए इसको लोला भी कहा जाता है।
नर का लोला लटका हुआ है, यही लोला वही गल कंबल। ये किस प्रकार का होता है? ये लटका हुआ रहता है। आंखों के चारों तरफ सफेद रिंग होती है। देखिए इसकी जो आंखें होती है उसके चारों तरफ यहाँ पे जो है व्हाइट कलर की एक रिंग होती है इस प्रकार से। ये इसकी विशेषता है। दो विशेषता इसकी याद रखना है कि गल कंबल इसका लटका हुआ होता है इंपॉर्टेंट, और इसकी जो आंखें होती है उसके चारों तरफ सफेद रंग की व्हाइट कलर की रिंग होती है, जो चूड़ी कैसी होती है वैसी। और एक इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि इसका दूध होता है सर्वाधिक मीठा। तो कौन सी गाय की नस्ल है जिसका दूध सबसे ज्यादा मीठा होता है? तो साहिवाल गाय की नस्ल सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी नस्ल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल साहिवाल। सबसे लंबा दूध काल किसका है? देखिए दोनों प्रश्न एक जैसे हैं कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी गाय साहिवाल होगी, लेकिन सबसे ज्यादा दूध देने वाली देसी गाय सबसे लंबा जो काल है, दूध काल, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि दूध काल का मतलब है दूध देने का जो समय है। तो सबसे ज्यादा दूध तो देने वाली नस्ल है देसी में साहिवाल, लेकिन दुग्ध काल सबसे लंबा पूछे तो ये ध्यान रखना किसका होता है? इससे पहले अपन ने पढ़ा था सबसे लंबा दूध काल गिर का होता है 325 दिन। कितना होता है? 325 दिन। तो सबसे लंबा दूध काल गिर का होता है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है देसी? तो साहिवाल। और इसका सबसे ज्यादा दूध जो है वो सबसे मीठा भी इसका ही होता है। और गाय का दूध जो होता है वो हल्का सा पीलापन लिए होता है, कैरोटीन के कारण जो है इसका दूध पीला होता है। और मीठा जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो साथियों कैसिन की वजह से मीठा होता है। मैंने पहला शायद कैरोटीन बोल दिया था, वो कैसिन होता है। कैरोटीन की वजह से पीलापन होता है। क्या होता है? कैरोटीन की वजह से इसमें पीलापन होता है। क्या होता है? पीलापन। तो गाय का दूध पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन की वजह से। और मीठा क्यों होता है? तो कैसिन की वजह से। अब इसमें कैसिन की मात्रा इसके दूध में ज्यादा होती है, इसीलिए इसका दूध मीठा होता है। ये थी साथियों साहिवाल नस्ल। देखिए इसको किस प्रकार से आपको याद रखना है। मुल्तान, वही इसके अन्य नाम मुल्तान में पाई जाती है, इसलिए मुल्तानी भी बोलते हैं। ये लीला की जगह लोला कर देना आप, ठीक है। इसका जो गल कंबल होता है वो लटका हुआ होता है, इसीलिए इसको लोला भी कहा जाता है, ठीक है। और मोंटू से याद रखना मोंटगोमरी। क्या हो जाएगा? मोंटगोमरी। मिठाई से याद रखना मीठा। क्या होता है? इसका दूध सबसे ज्यादा मीठा होता है। दूध मीठा किसके वजह से होता है? कैसिन की वजह से दूध मीठा होता है। मोंटू से मोंटगोमरी, लोला इसका नाम, मुल्तानी भी इसका अन्य नाम। तो अन्य नाम मुल्तानी, लोला और मोंटगोमरी। मीठा यानी मिठाई से याद रखना मीठा। इसका दूध जो होता है वो सबसे ज्यादा मीठा होता है गायों में। देखिए लाल से याद रखना इसका रंग। रंग कैसा होता है? लाल। कंबल से याद रखना है गल कंबल। क्या हो जाएगा? गल कंबल लटका हुआ होता है। गल कंबल जो लटकी हुई जो चमड़ी होती है उसे ही बोलते हैं गल कंबल। जो सफेद रिंग आंखों में कैसी होती है? आंखों के ऊपर सफेद कलर की रिंग होती है। आंखें होती है, आंखों के चारों तरफ इस प्रकार के व्हाइट रिंग होती है। और गंगानगर इसका वितरण क्षेत्र कहाँ पाई जाती है? ये गंगानगर होते हुए पंजाब। तो गंगानगर इसके साथ में भी आप और जोड़ सकते हो अनूपगढ़ में भी। इसके अलावा ये पंजाब में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पंजाब। देखिए मुल्तान से ये याद रखने के लिए यहाँ पर लीला लिखा था मैंने। देखिए मुल्तान से लीला और मोंटू मिठाई, लाल कंबल व सफेद रिंग लेकर गंगानगर होते हुए पंजाब पहुंचे। तो इजी है, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। क्या है कि मुल्तान गए और मुल्तान से कौन कौन? लीला, मोंटू जो थे वो मिठाई लेकर, और उसके साथ में एक कंबल ली जिसका कलर था लाल कंबल। तो मिठाई, लाल कंबल व सफेद रिंग। देखिए मिठाई, लाल कंबल व सफेद रिंग तीनों लेकर मुल्तान से लीला और मोंटू जो है वो गंगानगर होते हुए पंजाब पहुंचे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? तो वो भी इससे भी याद रख सकते हो कि मोंटू से मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है। तो देखिए पाकिस्तान से निकले, मुल्तान भी पाकिस्तान, तो मुल्तान और मोंटगोमरी जो पाकिस्तान है वहां से लीला और मोंटू निकले, मिठाई, लाल कंबल और सफेद रिंग लेकर निकले, फिर गंगानगर होते हुए पंजाब पहुंचे। ये इसको याद रखने की एक इजी ट्रिक है।
लाल सिंधी, जिसे रेड सिंधी भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए नाम देखिए इसका, लाल सिंधी या इसके रेड सिंधी भी बोलते हैं, रेड सिंधी भी इसको ही बोलते हैं। तो रेड से याद रखना कि इसका जो कलर है वो पूरा रेड होगा। कैसा होगा? ज्यादातर एकदम गहरा होगा, गहरा लाल। नाम से ही है कि रेड सिंधी, मतलब सब लाल कलर का इसका कलर होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा लाल सिंधी या रेड सिंधी। इसका उत्पत्ति स्थान कराची व हैदराबाद। देखिए पाकिस्तान का कराची और भारत में हैदराबाद इसके उत्पत्ति स्थान माने जाते हैं। इसका वितरण बड़े फार्म हाउस पर ये पाली जाती है, जैसे कि करनाल हो गया, नैनीताल हो गया, उसमें इसके पाला जाता है। इसकी विशेषता देख लीजिए, गहरा लाल रंग, तो ये तो आपको याद रह जाएगा। लाल सिंधी है मतलब लाल कलर की, अगर काली सिंधी होती तो काले कलर की है, तो नाम से ही याद रह जाएगा कि लाल कलर इसका जो होता है वो कलर कैसा होता है? गहरा लाल। सिंग इसके छोटे होते हैं और पीछे मुड़े हुए होते हैं। सिंग कैसे होते हैं? इसके जो सिंग होते हैं वो छोटे होंगे और पीछे की तरफ इस प्रकार से बैंड होते हैं, हल्के से पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इसका जो दूध उत्पादन है वो है 1100 से लेकर 2600 लीटर प्रति, याद कर सकते हो आप यहाँ पर, 1100 से लेकर 2600 लीटर तक इसका जो है ब्याज दूध जो है वो रिकॉर्ड दर्ज किया गया। एवरेज इतना माना गया कि 1100 से लीटर से लेकर 2600 लीटर तक ये दूध देती है लाल सिंधी गाय। कराची हैदराबाद इसका उत्पत्ति स्थान है। बड़े फार्म जैसे करनाल नैनीताल में ये पाई जाती है। गहरा लाल रंग होता है, सिंग छोटे होंगे, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, इतना याद नहीं रहे तो ये ट्रिक को याद कर लेना। 11-26 को याद रखना है कि 1100 से लेकर 2600 तक इसका क्या है? दूध उत्पादन प्रति ब्यात। हैदर से याद रखना है हैदराबाद, क्या रखना है? हैदराबाद। कराची से याद रखना है कराची। तो हैदराबाद कराची इसका उत्पत्ति स्थान, और लाल इसका कलर है। लाल क्या है? इसका रंग है। करताल से याद रखना करनाल, क्या है? करनाल। और ताल से याद रखना है नैनीताल, क्या याद रखना है? नैनीताल। तो ये बड़े बड़े जो पशु फार्म है वहां पर इसको पाला जाता है। उसमें करनाल में पशु फार्म में इसको पाला गया है, और नैनीताल के अंदर इसको जो है बहुत बड़ी मात्रा में इनको पाला गया है। पीछे मुड़े हुए, पीछे मुड़े हुए का मतलब है सींग जो होते हैं इसके वो पीछे मुड़े हुए होते हैं। सींग पीछे मुड़े हुए, जिसे अपन बोल सकते हैं शॉर्ट में घुमावदार। पीछे की ओर घुमावदार होते हैं वो। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। कैसे याद रखने की? 11-26 को हैदर कराची से लाल करताल लेकर पीछे मुड़े। हैदर था वो 11-26, इसको आप डेट मान के चल सकते हैं, ठीक है? 11वें महीने की 26 तारीख, ठीक है? 11वें महीने की 26 तारीख को हैदर जो है वो कराची से लाल करताल लेकर पीछे की ओर मुड़ा या मुड़े की जगह पे आप मुड़ा भी याद रख सकते हो। कि हैदर था वो 26 नवंबर 26 नवंबर को हैदर कराची से लाल करताल लेकर पीछे की ओर मुड़ा। इस प्रकार ये लाइन एक याद कर दी तो आपको लाल सिंधी पूरा याद हो जाएगा। 11-26 का दूध उत्पादन होता है 1100 से लेकर 2600 तक। हैदराबाद से याद रखना है, हैदर यानी हैदराबाद। इंडिया में इसका उत्पत्ति स्थान हैदराबाद, पाकिस्तान में कराची। लाल इसका रंग हमेशा लाल ही होता है। करनाल और नैनीताल जो है वहाँ पशु फार्म बड़े हैं, वहाँ पे इनको पाला जाता, सबसे ज़्यादा मात्रा में लाल सिंधी को इनको पाला जाता है। और ये जो है पशु फार्म में पालने के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ में पाली जाती है? पशु फार्म के अंदर ही इसको पाला जाता है। और इसके जो सींग होते हैं वो छोटे होते हैं और पीछे की ओर मुड़े होते हैं। पीछे मुड़े हुए भी होते हैं, इसके साथ कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटी साइज में होते हैं और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। थैंक यू। देखिए आज अपन ने देख लिया कि दूध उत्पादन वाली नस्लें। अब अपन भारवाही और द्विकाजी जो नस्लें हैं वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा देख लीजिए आप, ये अपनी टेस्ट सीरीज है। तो पशु परिसर का जो इसमें फर्स्ट पेपर जो है, जिसमें ए पार्ट है राजस्थान कला संस्कृति, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा मैटर है, विथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऑप्शन के बाद लगभग 6 से 7 लाइनों के अंदर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।
लगभग एक ही प्रश्न में आपके 7 से लेकर 8 प्रश्न कवर हो जाएंगे। बी पार्ट भी है और भी ये सारी टेस्ट सीरीज है जो आप देख सकते हैं। थैंक यू। चलो भाई, तो आज आपके पार्ट बी की क्लासेस शुरू हो चुकी है। कुछ इंस्ट्रक्शन थोड़े से ध्यान में रखें आप, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आज चूंकि ये पहली क्लास है आप लोगों के पार्ट बी की, तो ये क्लास लंबी है। वैसे नॉर्मली क्लास जो है आपकी 30 से 45 मिनट की होगी। आज सर की थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, तब तक सही हो जाएंगे। और चूंकि आज अपन को मंगलवार को ही शुरू करनी थी तो कर दी है, ठीक है। अब क्लास आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही मिल रही है, ठीक है। अब इसमें जैसे कोई डाउट रहता है, क्योंकि नस्लें हैं तो इसमें क्या होता है, या तो दुग्ध काल में जो है जैसे उत्पादन काल हो गया, तो उसमें थोड़ा सा ये क्या इफ एंड बट रहता है। कभी कहीं 1200 की जगह 1000, कहीं 1000 की जगह जो है 1200, इस तरीके से। तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि जितनी किताबें और जितने सोर्सेज आप देखोगे 100-200 लीटर जो है इस तरफ चलता है ये, ठीक है। और कई जगह तो बहुत ज्यादा अंतर भी होता है, लेकिन जो एवरेज जो पूछा जाता है और जो एग्जाम के अनुसार है वो अपन लेके चल रहे हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, जैसे कि हमने राठी गाय पढ़ी। अब राठी गाय का उत्पत्ति स्थल जो है वो पश्चिमी राजस्थान माना जाता है, और राठी गाय जो राठी शब्द है वो राठ क्षेत्र से बना है, तो उत्पत्ति स्थल इसका जो है यानी कि इसका वितरण जो है अलवर और वहां पे भी माना जाता है। तो ऐसे जो डाउट रहेंगे आप लोगों को, जैसे किसी क्लास में रह भी जाते हैं, तो उसके लिए अगली क्लास का इंतजार करना है, क्योंकि जो डाउट जैसे रहेंगे हम खुद भी जो है वापस रीवॉच करते हैं। तो जैसे कोई भी डाउट रह जाता है तो उसका जो है आपके सॉल्यूशन वापस अगली क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए क्लासेस जो है कंटिन्यू देखनी जरूरी है। फिर भी यदि कोई डाउट रहेगा तो अपने, जैसे ये क्लास तो है ऑब्जेक्टिव क्लास और आपको करवाएंगे उसके अनुसार है। और जैसे ये क्लासेस जो चल रही है इसमें जो एक्स्ट्रा मैटर आप लोगों को मिल रहा है, और आप लोग जैसे बुक्स पढ़ रहे हो तो उसके साथ में आप लोगों को हमने प्रॉपर स्पेस दिया है बुक के अंदर भी। तो जो भी एक्स्ट्रा मैटर उसमें मिलता है, क्योंकि देखो क्लास में तो टीचर अपनी तरफ से मतलब उसको एक्सप्लेन करना है तो कई सारा मैटर देगा आपको, ठीक है। तो क्लास में जो भी एक्स्ट्रा मैटर मिलता है उसे वहां पे राइट करना है आपको, ताकि आप रिवीजन जब करोगे जब आपको जो है संपूर्णता मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। और हर क्लास के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको फॉलो करना। पार्ट बी के अंदर आपका एक भी सवाल जो है छूटेगा नहीं, ये हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा कंटिन्यूटी रखें, और जैसे और भी फैकल्टीज आते हैं पढ़ाने तो उनको अच्छी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी दें और बढ़िया से कमेंट करके बताएं, क्योंकि देखो मेहनत खूब है। और मैं तो देखो बोलने का हिवा हुआ हूँ, सीधी बात यह है, मैं तो बोलने का आदी हो गया हूँ। आप लोगों के और मेरे बीच में जो है शर्म टूट चुकी है। लेकिन जो नए अध्यापक आते हैं तो थोड़ा सा जो है उन्हें एडजस्ट करने में और लय बनाने में जो है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन समय लगता है। तो उसके साथ साथ जो है बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की क्लास चलती रहेगी। तो आज की थोड़ी सी लंबी क्लास हुई है, लेकिन अगली क्लास को अपन जो है थोड़ा सा अपन शॉर्ट करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपन लोग आगे बढ़ेंगे। अपना प्रेम, स्नेह, सहयोग ऐसे ही बना के रखना है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।